ओम शांति। कल हमने देखा आत्मा की 3 शक्तियां हैं, एक मन, बुद्धि और संस्कार। उसमें 2 शक्तियों पे हमने डिटेल में समझा। मन का काम है सिर्फ सोचना, ये हमने डिटेल में सुना कि मन का काम है सिर्फ सोचना और बुद्धि का काम है उसे समझना, क्योंकि उसके पास विजुअलाइजेशन पावर है। और इन 3 शक्तियों में हमारी बुद्धि की शक्ति बहुत पावरफुल है। जब हम उसे यूज करते हैं तो हमारे सारे डिसीजन सही होते हैं और हमारे जीवन में भी सुख और शांति बनी रहती है, जिसे हमें हर रोज शार्प करना होगा इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से। तभी हमारी बुद्धि सही काम करेगी। आत्मा की तीसरी सूक्ष्म शक्ति है संस्कार। मनुष्य अपने मन के विचारों को बुद्धि के विवेक शक्ति से समझकर जब स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने लगते हैं, तब वही कर्म आत्मा पर अपने प्रभाव छोड़ देते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं, आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। अभी आज हम देखेंगे कि ये हैबिट और ये आदत बनती कैसे है। ये कोई बचपन से नहीं है, तो आज हम देखेंगे ये बनती कैसे है। जैसे हमने कभी चाय नहीं पी हो और सपोज हम किसी के घर गए, उसने हमें चाय ऑफर की, आप इसे पीकर देखना, हमारे यहाँ ना चाय की बहुत मशहूर है और अच्छी भी बनती है। अब ये विचार क्या हुआ, पहले मन ने स्वीकार किया, कोई बात नहीं, पी लो ना, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेस्ट इट। अभी बुद्धि ने क्या किया, फिर बुद्धि के पास जब वो जाता है तो बुद्धि ने भी डिसीजन बताया, कोई बात नहीं है और नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हार्म नहीं है, आप चाय पी लो। अब जब ये डिसीजन हमारे पास आया, अब हमने जो कर्म किया, ये नहीं, अब हमने पहली बार वो चाय पी और हमें उसकी टेस्ट भी अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ एक बार चाय पीने से हमारे कोई हैबिट या आदत नहीं बनती। ये फिर टाइम का कोई भी कर्म एक छोटे धागे की तरह होता है, जिसको मैं तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकती हूँ, वो आदत छोड़ना चाहूं तो छोड़ सकती हूँ। पर जब हम उस धागे पे के ऊपर दूसरा धागा, यानी जब मैं एक बार चाय पी, फिर दोबारा पी और फिर पीती ही रही, तो अब ये पतला धागा एक दूसरे के ऊपर लपेट लपेट कर अब पक्की रस्सी बन गया है। अब हम इसको तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ सकते। पहले तो छोटा धागा था, पतला धागा था, तोड़ना चाहते थे तो तोड़ सकते थे, अब इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अब मुझे चाय पीने की इतनी आदत हो गई है, जो चाय न मिलने पर सर दुखने लगता है, परेशान हो जाते हैं। हमें अपने में ऐसी अनेक आदतें क्रिएट की हुई है जो हमें खुद ही पसंद नहीं आती है। हमारे में भी ऐसे ही संस्कार और हैबिट हैं, निगेटिव और वेस्ट विचार करने के। अब हम उन्हें मिटाना चाहते भी हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते और खुद ही खुद परेशान होते रहते हैं। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पाकर लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का, तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का, तो मानव मरता है।
संस्कारों से बड़ी कोई वैसियत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। अगर खेत में बारिश न पड़ती तो मरता है फसल, और अगर घर में नहीं मिलते संस्कार तो मरती है नस्ल। अच्छे संस्कार किसी मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से ही मिलते हैं। संस्कार इसलिए भी कम हो गए हैं बच्चों में क्योंकि पहले बच्चे बुजुर्ग से सीखते थे, लेकिन अब गूगल से सीखते हैं। अब संस्कार क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं एक इस कहानी से। धीरज और नीरज काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन साथ साथ ही बीता था। वो उठते बैठते खाते पीते जहां भी जाते साथ ही साथ जाते थे, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। हालांकि दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां धीरज काफी सजन था, वहां नीरज थोड़ा शैतानी दिमाग वाला था। मगर फिर भी उनके ये बेमिसाल जोड़ी काफी दिनों तक सलामत रही। चूंकि धीरज पढ़ने में काफी तेज था, जबकि नीरज का झुकाव पढ़ाई लिखाई में कम था और कुराफत में ज्यादा था। ऐसे में उसने कुछ ही दिनों में पढ़ाई छोड़ दी। धीरज को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उल्टे नीरज धीरज को ही समझाने लगा। धीरज के लाख प्रयासों के भी बावजूद नीरज आगे पढ़ाई न करने का अपने निर्णय पर अटल रहा। वहीं धीरज को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर प्रदेश में जाना पड़ा, जिसके कारण 2 दशकों से चल रही इस दोस्ती में जुदाई का वक्त आ गया। हालांकि फिर भी दोनों के बीच में पत्र व्यवहार चलता रहता था, क्योंकि पहले जमाने में कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, और कभी कभी फोन के जरिए भी बातचीत का दौर जारी था। परंतु बिजी होने के कारण ये भी ढीला होने लगा और ज्यादा दौर तक जारी न रह सका। और बदलते एड्रेस के साथ ही दोनों का एक दूसरे से संपर्क आखिरकार टूट ही गया। ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पश्चाताप धीरज को बैंक मैनेजर की जॉब मिली। वहां इस नीरज के जो था, धीरे धीरे अपनी सोच के मुताबिक कोई अच्छा काम तो नहीं कर सका, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर छोटा मोटा काम में रम गया। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरज और नीरज दोनों अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे। कुछ सालों के अंतराल के बाद दोनों की एक एक पुत्र हुए। दोनों अपने अपने रूप को अपने अपने सामने पाकर काफी खुश थे। दोनों ने अपने अपने तरीके से और अपने अपने हैसियत के मुताबिक बच्चों का लालन पालन भी किया। वक्त के साथ मिले प्रमोशन से धीरज अब बैंक में काफी बड़ा ओहदा पाकर बड़ा हो चुका था, जिससे धीरज की आर्थिक जो स्थिति थी काफी मजबूत थी। और अपनी स्टेटस के अनुसार ही धीरज ने काफी महंगी कीमती स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल किया। वहीं नीरज थोड़ी कमाई से खुश था, पर कुछ ज्यादा तो नहीं कमाता था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसे में उसने अपने बच्चे को दाखिला पास के ही एक प्राथमिक छोटे से विद्यालय में कर लिया। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों के बच्चे बड़े हो गए। वहीं धीरज और नीरज का बुढ़ापा भी आ गया। तकरीबन 30 वर्षों के बैंक सेवा देने के पश्चात धीरज अब रिटायर हो रहा था। ऐसे में उसने अपनी पुराने शहर वापस लौटने का सोचा।
रिटायरमेंट के फौरन बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके धीरज अपनी पुराने शहर वापस लौट आया। शहर में कदम रखते ही उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। शहर काफी बदल चुका था। वहीं के छोटे छोटे दुकान अब मॉल के रूप में बदल चुके थे। धीरज मन ही मन सोच रहा था, कितना कुछ बदल गया है, मगर फिर भी ये अपना ही शहर है। न जाने क्यों आज भी उतना ही अपना सा लग रहा है जितना कल लगा करता था। शायद इसलिए कहते हैं, अपने शहर तो अपना ही होता है। यहाँ पूछताछ कर धीरज बहुत खुश था। उसने अपना इस शहर में पहुंचकर अपने को सेटल कर दिया था। घर पहुंचकर सबसे मिलने के बाद उसने अपने बिछड़े हुए जिगरी यार नीरज की याद आई। वो नीरज से मिलने के लिए अधीर हो गया। तुरंत नीरज अपने पुराने मकान छोड़ चुका था। धीरज अपनी पुराने मित्रों से नीरज के बारे में मालूमात करने लगा। तब उसे पता चला कि नीरज तो कुछ कमाता ही नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही आसपास के लोगों से खाट पर बैठे बैठे टाइम पास करता रहता है। ये सब जानकर धीरज को काफी दुख हुआ। हालांकि इन सब बातों से वो ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वो नीरज के रंग ढंग से पहले से ही वाकिफ था। परंतु धीरज सब कुछ जानकर भी नीरज से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था। काफी मशक्कत के बाद एक दिन उसने नीरज का एड्रेस जान ही लिया। अगले सुबह जब नीरज अपने घर के बरामदे में चारपाई पर बैठे चाय पी रहा था, तभी अचानक उसके सामने धीरज आ दमका। उम्र के थपेरों ने दोनों के रंग रूप को इतना बदल कर रख दिया था कि एक दूसरे के सामने होकर भी वो एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं पहचान रहे थे। धीरज को अपने सामने पाकर नीरज खाट से उठकर खड़ा हो गया और उसने धीरज से पूछा, जी बताइए, आप कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? वक्त इंसान का नाम बुला सकता है, चेहरे को बदल सकता है, उसको भी बदल के रख सकता है, परंतु अपनी पुरानी आवाज कभी नहीं बदलती। नीरज की आवाज सुनते ही धीरज ने उसे पहचान लिया और उसने, नीरज मेरे दोस्त, ऐसी आवाज उसके मुंह से निकल पड़ी। और धीरज की आवाज सुनते ही नीरज भी उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान छा गई। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे थे। शायद वो एक दूसरे से धीरज नीरज होने की बात कंफर्म कर रहे थे। बरसों के बिछड़े जिगरी यारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही। थोड़ी ही देर बाद नीरज ने के बेटे ने घर में कदम रखा। उसने अपने पिता से धीरज के बारे में बचपन से ही बहुत कुछ सुन रखा था। ऐसे में जैसे ही उसने जाना कि धीरज अंकल आए हुए हैं और यही हैं, उसने तपक से उनके पांव छुए। नीरज के बच्चे में ऐसे संस्कार देखकर धीरज थोड़ा अचंभ हो गया, क्योंकि इतने छोटे घर में रहते, गरीबी में पलते भी बच्चे में ऐसे संस्कार को होने बड़ी अजीब सी बात थी। नीरज और धीरज के साथ नीरज का बेटा भी वहीं बैठा रहा। धीरज ने उससे काफी सवाल जवाब भी किए, जिसका उसने बड़ी ही शालीनता और आदर से जवाब दिए। पता चला कि उसका बेटा एमएनसी कंपनी में सेल्समैन है। काफी देर तक हुए बातचीत के बाद
धीरज नीरज से घर आने के लिए कहकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर धीरज ने नीरज और उसके बेटे की काफी तारीफ की। उधर पुराने यार ने पुण्य मिलने की इच्छा नीरज को आधीर बना लिया। ऐसे में अगले ही सुबह वो भी धीरज के घर जा पहुंचा। कल की बात बची कुची बातें अब उनके बीच पूरी होने लगी। धीरज का घर काफी आलीशान था और घर के सामने महंगी महंगी गाड़ियां उसके रईसे होने की गवाहियां दे रही थी। इतने में धीरज का बेटा घर से बाहर जाने के लिए निकला। धीरज ने उसे रोककर नीरज का उससे परिचय करवाना चाहा, परंतु बिना धीरज का बेटा रुके बस घर से बाहर चलता गया और फिर लग्जरी कार में बैठकर तूफान की स्पीड से कहीं गुम हो गया। ये सारी बातें नीरज को काफी अजीब लग रही थी। वहीं बेटे की इस करतूत से धीरज को शर्मिंदा कर दिया था। तब नीरज ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा, जाने दो न यार, बच्चे है, जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा, इसलिए तो शायद थोड़ा जल्दी में था, रहने दो। धीरज ने उसके भी हाँ में हाथ मिलाई, मगर थोड़ी ही देर बाद धीरज से रहा नहीं गया और उसने कहा, यार बुरा मत मानना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम इतना छोटा काम करते हो और तुम्हारा इतना छोटा घर है, गरीबी में भी पलते, आप मुझे बताएंगे कि इसकी वजह से सामाजिक स्थिति भी आपकी कुछ नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी तुम्हारे बेटे में इतने अच्छे संस्कार कैसे हैं, जबकि मैंने अपने बेटे को शुरू से ही अच्छे से अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाया लिखाया, उसकी हर जरूरतों को मैंने पूरा किया, उसे महंगी महंगी कीमती कीमती मोबाइल, घड़ियां, कपड़े और सब कुछ दिलाया जो भी उसने चाहा। उसके किसी भी सपने को मैंने टूटने नहीं दिया, मैंने उसके सारे सपने पूरे किए, मगर फिर भी मेरे बच्चे में संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे क्या हुआ? नीरज ने धीरज का ढाढ़स भराते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, ये उम्र ही ऐसी होती है जब इंसान तो अपने आगे कुछ उनको दिखाई नहीं देता है। तुम शायद भूल रहे हो, हम लोगों ने भी तो यही जिंदगी जी है। अब जब हमारे बच्चे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हम उन्हें क्यों रोक रहे हैं? उन्हें करने दो, जब वक्त आएगा तो वो खुद ही संभल जाएगा। तब धीरज ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से सहमत तो हूं, पर तुम्हारे बेटे से मिलने के बाद मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि एक छोटे गांव गरीबी में रहते आपका बेटा इतना संस्कारी और मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। ये सवाल मुझे इतना तंग कर रहा है। आखिर तुमने उसे ऐसी कौन सी सुविधाएं दी जो मैं अपने बच्चे को नहीं दे सका? ऐसे तुमने उसे कौन सी शिक्षा दी जो मैंने नहीं दे पाया? तब नीरज ने कहा, ऐसी बात है तो चलो मेरे यार। नीरज धीरज का हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। वहां उसने अपनी पत्नी से एक बड़ा शीशे का जार मंगवाया। उसने उसमें धीरे धीरे सारे बड़े बड़े बॉल डाल दिए। जब जार उससे भर गया, ऐसा लग रहा था कि अब इसमें और कुछ भी हम डाल नहीं सकते। तब उसने उसमें छोटे छोटे कंकर मंगवाकर वो डालना शुरू कर दिया। अभी कंकरों ने भी तो क्या किया, अपनी जगह ले ली बड़े बड़े बॉल के बीच में। कंकरों से बढ़ जाने के बाद जब उसमें और कंकर डालने की जगह नहीं बची, अब तो सचमुच लग रहा था
कि जार फुल हो गया है, इसमें और कुछ भी डालने की मार्जिन ही नहीं है। तब उसने उसमें रेत मंगवा कर डालना शुरू किया। अब तो रेत ने भी अपनी जगह उस बड़ी जार में ले ली। तब उसमें अब कुछ भी डालने का मार्जिन ही नहीं था। फिर उसने क्या किया कि एक शीशे के जार में पानी मंगवाया, और जब शीशे का जार पानी से भी पूरी तरह भर गया, ये सारी चीजें धीरज बड़े गौर से देख रहा था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब नीरज ने कहा, क्या तुम कुछ समझ नहीं रहे हो? धीरज ने कहा, नहीं, तुम क्या समझाना चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब धीरज ने नीरज से कहा, देखो, मैंने इसमें सबसे पहले बड़े बॉल डाले। अगर मैं इसमें सबसे पहले रेत डाली होती तो रेत से तो जार पूरा भर गया होता, उसके बाद उसमें अगर मैं कुछ भी डालना संभव नहीं होता। इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें बड़े बॉल डाले हैं। माना मैंने अपने बच्चे के अंदर सबसे पहले संस्कारों के बॉल डाले। पैसे रुपए की महत्व और दुनियादारी आदि को मैंने उसे तब तक नहीं जानने दिया जब तक उसके अंदर संस्कार पूरी तरह से भर नहीं गए। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है, और आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। वही तुमने उस जीवन में महत्व, धन का महत्व और दुनियादारी को सबसे पहले समझाने की कोशिश की, अर्थात तुमने अपने बच्चे के मन में रूपी जार में पहले रेत से भर दिया, जिसके कारण अब उसमें संस्कार रूपी बाल समाने की जगह ही नहीं है। बच्चे, उसे सिर्फ धन का महत्व पता है, संस्कारों का महत्व नहीं। सोच बदली जा सकती है पर संस्कार नहीं। संस्कार दिए नहीं जा सकते, केवल परिवार से ही सीखे जा सकते हैं। इसलिए एक बात याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनको दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। इसलिए सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। कहा गया है, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कारी है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। इसलिए ज्यादा क्या करना चाहिए मुझे? इसलिए इसलिए आजाद रहिए जरूर विचारों से, लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। यदि भी धन का महत्व जीवन में बहुत है, परंतु संस्कारों से ज्यादा महत्व पूर्ण और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। अक्सर हम अपने बच्चों को अच्छा कैरियर बनाने के लिए उन्हें तमाम तरह के उदाहरण प्रस्तुत तो करते हैं। हम उनके सामने डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम तरह के ऐसे चेहरे रखते हैं जिससे प्रभावित होकर हमारे बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बने। हम भूल कर भी उन्हें उनके सामने ऐसे लोगों का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते जो उन्हें संस्कारी बनाने के लिए इंस्पायर करें। आजकल तो वैसे भी हर घर में सिर्फ बॉलीवुड सितारों की ही पिक्चर लगी होती है, वो ही मिलेगी आपको हर जगह। जिस देश के बच्चों में अच्छे संस्कार ही नहीं होंगे,
उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। बच्चों को सबसे पहले अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें दुनियादारी, पैसे की ही इम्पोर्टेंस सबसे पहले सिखलाएंगे तो आगे चलकर उन्हें संस्कारों का महत्व समझा पाना मुश्किल होगा। पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार हैं। ये समझा पाना तब भी संभव है जब हम उनके अंदर सबसे पहले संस्कारों का बीज बोएं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार जाता है अपने अहंकार से। बोली बताती है इंसान कैसा है, बहस बता देता है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। तो समझा, हमारे जीवन में बड़े बड़े बॉल यानी सबसे पहले अपनी हेल्थ, उसमें भी 4 प्रकार की हेल्थ इंपॉर्टेंट है: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। फिजिकल वो तो सभी अच्छी तरह ध्यान देते हैं उस पर, उसे तो हमें कुछ कहना भी नहीं है। मेंटल का कनेक्शन भी हमारी बुद्धि से है, अगर हम उसे सही तरीके से यूज करते हैं। सोशल मीडिया में तो आजकल का छोटा बच्चा भी होशियार है, उनसे ही हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। और स्पिरिचुअल वो तो बिल्कुल ही निल है। हम ज्यादा तो 3 पैर पर ध्यान देते हैं, पर स्पिरिचुअल में कम ध्यान देते हैं, वो भी हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं। पर आजकल देखा गया है सबसे जास्ती हमारी सोशल लाइफ, आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का असर हमारे भारत बच्चों के परवरिश पर पड़ने लगा है। ये बिल्कुल सच है कि टेक्नोलॉजी या तकनीक आजकल हर व्यक्ति पर हावी हो रहा है, चाहे वो बड़े हो या बच्चे। बड़ों को तो फिर भी टेक्नोलॉजी के अच्छे व बुरे गुणों का पता तो होता है, लेकिन बच्चों का इस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की परवरिश में टेक्नोलॉजी का असर साफ साफ नजर आता है। इससे न सिर्फ बच्चे कम उम्र में गलत चीजें सीख रहे हैं, बल्कि उनके विकास पर भी असर पड़ रहा है। आजकल स्मार्टफोन तो हर घर में मौजूद है। बचपन से ही रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उनके माँ बाप उन्हें मोबाइल में कार्टून के वीडियो चलाकर दे देते हैं, जिससे बच्चों का ध्यान बट जाता है और वो चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल की ब्लू लाइट बहुत खतरनाक होती है और उनकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा 3 साल के छोटे बच्चों के लिए रोजाना 60 मिनट से ज्यादा समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके दिमाग के कई हिस्से अविकसित रह जाते हैं। दूसरी ओर घरों में मौजूद टीवी भी बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही है। आजकल ज्यादातर बच्चे स्कूल से लौटने के बाद सीधा टीवी खोलकर टीवी देखने या तो कंप्यूटर गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। इससे बच्चों के व्यवहार पर भी बुरा असर हो रहा है। आपको बता दें कि छोटे बच्चों के लिए बाहर खेलना कितना जरूरी होता है। खेलने से न सिर्फ वो शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं, बल्कि उन्हें बाहर के वातावरण से भी, पर्यावरण से भी लड़ने की शक्ति भी मिलती है। इसके अलावा हरे बड़े घास के मैदान और पेड़ पौधों के आसपास खेलने से बच्चों के दिमाग का विकास भी अच्छा होता है। घर पर ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की आंखों के साथ साथ उनके दिमाग पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। आजकल हर कोई बिजी है। वो काम से लौटने के बाद ज्यादातर लोग अपने मोबाइल पर, सोशल व्हाट्सएप पर, मैसेज एप्स पर, ब्राउजिंग पर ही बिजी हो जाते हैं। वहीं बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं इंटरनेट पर सर्फिंग करने,
और YouTube पर वीडियो देखने में व्यस्त हो जाते हैं। इन चीजों से चलते पेरेंट और बच्चों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इतना ही नहीं, वह एक दूसरे के बारे में बहुत सोच भी नहीं पाते। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो रोजाना 3 या 4 घंटे बच्चों के साथ समय बिताए, उनके साथ उनके बारे में बातें करें, उनके साथ खेलें, और छुट्टी के दिनों में बच्चे भी अपने कामों में माँ बाप को हाथ बटाएं। इससे बच्चे ज्यादा व्यवहारिक और पारिवारिक बनेंगे, जो कि उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आजकल पेरेंट्स समझते हैं बच्चों के लिए तो सिर्फ पढ़ाई जरूरी है। पेरेंट्स का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर ले आए और टॉप करे। पूरा दिन टॉप टॉप के पीछे हैं, जबकि स्कूल में अच्छे नंबरों से बच्चों की जिंदगी की गुणवत्ता बेहतर नहीं होती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर के भी छोटे मोटे काम सिखाना बहुत जरूरी है। इससे उनका अच्छा विकास होता है। बच्चों को बचपन से ही उनके कमरों की साफ सफाई करना, छोटे छोटे कपड़े धोना, रसोई में माँ का हाथ बटाना, बाजार से जरूरत का सामान लाना, बुजुर्गों की मदद करना सिखाना, ये बहुत जरूरी है। घर से जुड़ाव के लिए इन आदतों का, इन संस्कारों का होना बहुत बहुत जरूरी है। यदि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के इच्छुक भी हैं, तो सर्वप्रथम वो संस्कार हमें स्वयं अपने अंदर में अंकुरित करने होंगे, ताकि हम वो उन्हें देने में सक्षम हो सके। यदि हम सोचते हैं कि अपने किसी को धन दौलत देकर उनसे हम अपने बच्चों को संस्कार दिलवा पाएंगे, तो ऐसे सोचना मात्र एक प्रवचना, यानी अतिशयोक्ति के सिवाय अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बच्चों को संस्कार तो अपने घर के ही मिलते हैं, अतः पहले तो हमें अपने घर को ही सुधारना होगा। ये संस्कार अर्थात कर्म का प्रभाव हमारी स्मृति में समा जाता है और हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बार बार किए जाने वाले कर्म आदत का रूप लेकर उसका अर्ध चेतना में, मन में है ना, समा जाता है। मन और बुद्धि भी तंदुरुस्त रहती है और कार्य करने लगती है। इस तरह मानव निगेटिव संस्कारों के चाह कर भी उसके विशेष साइकिल में गिर जाता है, और ये चक्रव्यूह तो तोड़ कर भी अपने जीवन को नई दिशा देने व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। उन आदतों से परेशान व्यक्ति आत्मा में शक्ति के अभाव के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाती। उदाहरण के तौर पर शराब या सिगरेट की आदत वाले व्यक्ति आत्मिक शक्ति के अभाव में इनसे मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे ही हमारे संस्कार, यहाँ तक नहीं, आपको मालूम रहे कि हमारे आत्मा में एक प्रकार का संस्कार नहीं है, 5 प्रकार के संस्कार हैं। आप करना इस पर सोच और विचार, और करना अगले एपिसोड का इंतजार। ओम शांति। अब हम शॉर्ट में मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को सारी वेस्ट नेगेटिव बातों से हटाकर चलते हैं अंतर आत्मा की ओर। हर रोज मेडिटेशन में पॉजिटिव विचार करते करते अब मेरा मन शांत हो गया है।
बुद्धि भी स्वच्छ हो गई है। अब तो मैं आत्मा इन आंखों द्वारा सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखती हूँ। इन कानों द्वारा पॉजिटिव ही सुनती हूँ और मुख द्वारा सिर्फ पॉजिटिव ही बोलती हूँ, पॉजिटिव ही पढ़ती हूँ। और आजकल पॉजिटिव लोगों के साथ ही मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। अब मेरे आसपास का वायुमंडल भी पॉजिटिव हो गया है। अब तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद महसूस हो रहा है। पहली बार मैं ऐसे पॉजिटिविटी के साथ हर कार्य करते करते अब मेरे संस्कार भी वैसे ही बन रहे हैं। अब मुझ आत्मा में मनोबल भी अधिक हो गया है, जिससे मैं जैसे संस्कार बनाना चाहूं बना सकती हूँ, या कोई निगेटिव संस्कार को बदलना चाहूं तो भी वो मेरे कंट्रोल में ही है। अब मुझे हर बात सही समझ में आ रही है। बुद्धि के डिसीजन भी क्लियर और स्पष्ट हो रहे हैं। अब इन तीनों शक्तियों के मैं मालिक हूं, जिससे मुझे सुख शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा।